बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज की तारीख़ में एक मुस्लिम वुमन का उसकी अगर पर्सनालिटी को हम देखें तो उसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोचेज़ हैं, उसका जो मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं या ओवरऑल जो भी पर्सनालिटी है, उसका एक ऑरा हमें बड़ा डिफरेंट नज़र आता है। और वो जिस तरह से द वे शी कैरीज़ हर ओन पर्सनालिटी, वो डिपिक्शन भी काफ़ी डिफरेंट है। इसी सिलसिले में मैं आपसे एक ऐसी पर्सनालिटी का आपको एक तारुफ दूँ जो कि ज़ाती तौर पे अगर मैं ये समझूँ, ज़ाती तौर पे नहीं, लेकिन हमने जैसे पिछले कुछ अरसे में इनकी ग्रोथ देखी है, इनके कॉज की ग्रोथ देखी है, तो आई वुड से कि ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान जो फीमेल निकाबी रिप्रेजेंटेशन है ऑन द सोशल मीडिया, ये उसकी पायनियर हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी की मालिक साहिबा सूदुज़ई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। नहीं आई एम शॉक्ड, इतना कुछ है नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया नहीं, वी आर वेरी मच हम्बल्ड टू हैव यू। हमारे लिए प्रिविलेज है, आपने हमारा ज़रा हमारे कहने का आपने पास रखा, हमारे लिए टाइम निकाला। जज़ाकल्लाह। तो हम बेसिकली एक मुस्लिम खातून ही की कैरेक्टरिस्टिक्स से बात अपनी आगाज़ उसका करते हैं। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद दैट, मैं आपसे पर्सनली ये पूछना चाहूँगी कि जब आप एक सोशल वर्किंग डायनामिक्स में होते हैं एज अ मुस्लिम खातून, तो किस तरह से आपकी जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं आपके वर्किंग माहौल से, और क्या ये चीज़ चैलेंजिंग थी आपके लिए, एक बहुत ही यूनिक डिफरेंट आइडिया लाना सोशल मीडिया पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और एक निकाबी रिप्रेजेंटेशन को सामने लाना? आपने एक ऐसा एवेन्यू ओपन किया है डिस्कशन का कि ये पहले हम नहीं देखते थे। पहले जितने भी हमने 2015 से ऑनवर्ड्स आज तक जो भी सोशल मीडिया की हमारी रेजिमेन है, उसमें हमने निकाबी रिप्रेजेंटेशन नहीं देखी, लेकिन आपने उसको लीड किया। तो आपका पर्पस क्या था दी कवर्ड माइक के पीछे, और फिर आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब लोग पूछते हैं कि आपको ये आइडिया कैसे आया, कि आपने ये स्टार्ट कैसे करना है, सो बेसिकली इसमें कोई पीछे रॉकेट साइंस है नहीं आइडिया के पीछे। हम लोग पॉडकास्ट देखते हैं, हम लोग फिल्म स्टार्स का देखते हैं, हम लोग एक्टर्स का देखते हैं, और हम उनसे इंस्पायर होते हैं, हमारी यूथ उनसे इंस्पायर होती है। हालांकि हमारी लाइफ और उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट है। हम उनसे इंस्पायर होकर क्या ही कर सकते हैं। सो मैंने देखा और मैंने सर्च किया और मैंने ढूंढा कि इस तरह से हमारे लिए हमसे मिलती जुलती लाइफ जो हमें रिलेट करे, जहाँ हम खुद को ठीक कर सकें, वहाँ पर पॉडकास्ट नहीं हो रहे, उनके इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे, उनसे हम इंस्पायर नहीं हो पा रहे क्योंकि वो सामने ही नहीं आ रहे। सो बस ये एक रात का सिलसिला था। एक रात सोचा, सुबह उठ के एग्जीक्यूट कर दिया, दैट्स इट। उसके अलावा अगर इसमें चैलेंजेस की बात की जाए, फैमिली फैमिली की तरफ से हो सकते हैं। ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक साल में जहाँ पर हम हैं, नॉर्मली पॉडकास्टर्स, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट बहुत इन है ना, हर कोई स्टार्ट कर रहा है, तो इतने जल्दी इतनी ग्रोथ मिलना और इतने ऑडियंस मिलना, ये बहुत बड़ी बात है पॉडकास्ट की पूरी जर्नी में। तो क्योंकि ये चीज़ यूनिक थी, प्लस ये कम्युनिटी है प्रॉपर, लोग रिलेट कर रहे थे, और हम लोगों ने भी कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ और इन सब को अप्रोच नहीं किया। हमने नॉर्मल लोगों को अप्रोच किया, हमने नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया, उनकी लाइफस्टाइल को सामने लाया ताकि लोग उनसे सीख सकें। बाज़ औक़ात लोगों को पता होता है कि उन्होंने हिजाब करना है, निकाब करना है, पर उनको समझ नहीं आ रही है कि वो कैसे स्टार्ट करें, या फिर उनकी लाइफ में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए एज अ निकाबी, एज अ हिजाबी। सो मैंने उन लोगों को सामने लाया जो सोशल मीडिया पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और मैंने उनकी स्टोरीज़ को बाकायदा सामने रखा ताकि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो सके, ख़ास तौर पे आज की यूथ। एग्जैक्टली। अच्छा, दी कवर्ड माइक शुरू की जब इसके ज़रा कंटेंट हमारी फीड पे आना शुरू हुआ, मेरी पर्सनली, तो मैंने स्ट्रेटजिकली इससे बहुत कुछ सीखा। बल्कि मैंने आपको एज एन एडमिरेशन
मतलब एज अ अननोन पर्सन आपसे रब्ता किया था, फिर आपको एडमायर किया था, और ये तो खैर 1-1.5 साल पहले की बात है, शायद आपको याद हो या ना हो। जी बिल्कुल याद है आपको? तो शायद आप वो चीज़ ऊपर लेके आई ना जो लोगों के लिए रिलेटेबल थी। जैसे अभी आपने सेलिब्रिटीज़ का कहा ना, वो शायद उनकी ज़िंदगी, उनका तर्ज़ हयात, वो हमारे इतना ज़्यादा हम रिलेट कर नहीं पाते। तो शायद आपको भी जिस तरह आपने एग्जीक्यूशन की, ज़ाहिर है वो पीछे मेहनत थी, डीप रिसर्च, फिर टीम बिल्डिंग, फिर अभी आपके पास ओवर यूट्यूब 19,000 लोगों की एम्पायर है, इंस्टा पे ज़ाहिर है आपके पास 15,000 लोगों की एम्पायर है। ये चीज़ें फिर ज़ाहिर है ये कम्युनिटी बनाना आसान काम नहीं है। और आउट ऑफ नोवेयर का मतलब ये है कि एक आप बॉलीवुड से हट के काम कर रहे हैं, लॉलीवुड से हट के काम कर रहे हैं, और फिर एज अ निकाबी इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, तो फिर लोगों ने आपको एडमायर किया, इनकरेज किया। ये एक्नॉलेजमेंट आपके लिए मतलब खुदा की तरफ से वाकई एक बड़ी नेमत थी। जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। मैंने कभी ये सोचकर कुछ अपलोड नहीं किया या मेहनत नहीं की कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए, इन रिटर्न मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। मैंने हमेशा ये चीज़ बोली भी है पहले, और मैं हर किसी को बोलती हूँ कि हमारा काम है मेहनत करना, हमें अपना 100% देना है। इन रिटर्न हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी है, और अल्लाह ने जिस बंदे के लिए या जिस चीज़ के लिए जितना उसका हिस्सा रखा है वो उसको मिलेगा। मेरे चैनल को जो मिला, आई स्वेयर कोई यकीन नहीं करता, मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स यकीन नहीं करते। मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया था कि मैं पॉडकास्ट करती हूँ या मैं कुछ करती हूँ। जब मोनेटाइजेशन हो गई, जब फॉर यू पे सबकी वीडियोस आने लगी, देन उनको खुद पता चला था कि मैं कुछ काम करती हूँ। मैंने खुद किसी को कभी नहीं बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ या इस तरह से मैं काम करती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीज़ है, मिडिल क्लास चीज़, कि आप इतना काम करो कि लोग आपको पहचाने, आप किसी को ना बताओ कि आप क्या काम कर रहे हो। तो हम ऑनवर्ड्स हिजाब को लेके चलते हैं। हिजाब को अगर देखा जाए तो हिजाब एक स्पिरिचुअल और एथिकल फ्रेमवर्क है। कुछ लोग कहते हैं इट्स अ मेयर पीस ऑफ क्लॉथ, ऐसा नहीं है, ये एक पूरा वर्ल्ड व्यू है। जैसे कुरान हकीम में आता है ना, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व कुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन्ना, कि विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, कुरान हकीम जो है वो मेल से भी और फीमेल से भी उनको एड्रेस करता है कि आप लोगों ने जो है अपनी नज़र की भी हिफाजत करनी है। तो बेसिकली ये एक मेयर पीस ऑफ क्लॉथ नहीं है, एक मेयर पीस ऑफ फैब्रिक नहीं है, इसकी पीछे पूरा वर्ल्ड व्यू है कि आप जब बाहर सोसाइटी में निकलते हैं, आप कॉन्शियसली इतने अवेयर हैं, इमोशनली इतना मेच्योर हैं कि आपको पता हो कि क्या चीज़ आपकी टेरिटरी में है और क्या चीज़ आपकी टेरिटरी में नहीं है। और देखें, अब हम देखते हैं कि अब मेल्स जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इशू होता है कि कोई औरत जो है उनके पीछे जो है ना वेल्थ की वजह से आ रही हो, उससे गोल्ड डिगर कंसीडर करते हैं। इसी तरह फीमेल्स भी जो है वो भी इस चीज़ को गलत समझती हैं कि कोई इंसान उसको ब्यूटी की वजह से चेज़ करे। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी इनर वर्थ की वजह से पहचाना जाए, और इंसान जो है एम्पावर्ड जो होता है, जो किसी चीज़ को लीड करता है, वो अपनी इनर वर्थ और इंटेलेक्ट की बेस पे करता है, उसका कहीं से भी लेना उसकी लुक से नहीं होता। तो एक औरत जब हिजाब करती है तो इसका मतलब ये है कि वो एक साइलेंट कन्वर्सेशन कर रही होती है पब्लिक के साथ। और साइलेंट कन्वर्सेशन क्या होती है कि आसपास के जितने लोग भी हैं वो सब उसके ब्लॉक लिस्ट में हैं। इल्ला ये कि प्रोफेशनल सेटअप में कोई इंसान आपको प्रोफेशनली अप्रोच करता है और मतलब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे जो है कुछ एथिकल कोड्स हैं कि आपने किस तरीके से इस्लाम ने रूलिंग्स बताई हैं, आपने किस तरह बात करनी है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात किया। पता है, मुझे अभी याद आया कि काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं और कमेंट्स आते हैं कि हम प्रोफेशनली निकाब को लेकर या हम प्रोफेशनली किसी मेल के साथ कैसे काम कर सकते हैं, कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हालांकि हम निकाबी हैं और हम पर्दा कर रहे हैं। सो इसमें यही चीज़ है कि आप एक, आपकी लिमिट्स हैं, आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। आप निकाब में हैं, जैसे कि कुरान पाक में है कि अपनी आवाज़ को सख्त रखो, औरतों के लिए है। तो सख्त रखने का ये मतलब नहीं है कि आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को सीरियस रखें, अपनी एक सीरियस पर्सनैलिटी रखें, जिसको लेकर आप किसी अगर मेल के साथ वर्क कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर वो चीज़ फ़ायदा देगी, ठीक है। अभी अगर आप जैसे निकाबीज़ को देख रहे हैं और वो मेल के साथ काम करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी स्पिरिचुअल डायमेंशंस नहीं होंगी। ये मतलब वही ना कि ये एक सीक्रेट बाउंड्री है, और बाउंड्री क्रिएट करने का कंसेप्ट कहीं भी सिर्फ इस्लाम में नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। आप जहाँ पे भी जाते हैं आपको पता होता है ये आपकी टेरिटरी है, दैट थिंग बिलोंग्स टू यू और दैट्स नॉट। हर इंसान को पता हो ये मेरी बिलोंगिंग है कि नहीं है। तो हिजाब जो है बेसिकली इंसान को इमोशनली इतना मैच्योर करता है और कॉन्शियसली इतना अवेयर करता है कि उसे पता हो कि वो जिस जगह पे है वहाँ पे क्या चीज़ उससे एसोसिएट कर रही है और क्या चीज़ उससे एसोसिएट नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही। और हिजाबियंस अगर किसी प्लेटफॉर्म पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ज़िंदगी में नहीं होंगे। उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन अल्लाह के साथ क्या है, वो मरअतुस सालिहा है या नहीं है, इसको कोई बंदा जज नहीं कर सकता। हमारी सोसाइटी में जजमेंटलिज्म बहुत ज़्यादा है, हर बंदा जो है दूसरे को जज करने पे आ जाता है।
इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कि हकूकुल्लाह को छोड़कर आप दूसरों के लिए हकूकुल इबाद पे फोकस कीजिए। हकूकुल्लाह जो हैं वो आपके और अल्लाह के बीच के हैं, वो अल्लाह आपसे पूछेंगे। आप किसी को जज नहीं कर सकते कि उसका रिश्ता अल्लाह के साथ कैसा है, आप किसी को भी जज नहीं कर सकते। कितनी ज़्यादा हम हिस्ट्री में ऐसी वाक़यात सुनते हैं कि उसने सामने से तो वो कुछ भी नहीं था। जैसे हज़रत मूसा के दौर में, एक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ये, हज़रत मूसा के दौर में एक फ़कीर था, देखने में वो फ़कीर था, ठीक है, उसका जो गेटअप था, जो अटायर था, वो ऐसा नहीं था कि उसको देख के कोई भी कह सके कि ये इसका कोई कनेक्शन होगा अल्लाह से या कुछ भी ऐसा। बट जब उसकी वफ़ात हुई, जब वो फौत हुआ, तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया हज़रत मूसा को कि जाओ और मेरे बंदे की जाके नमाज जनाजा पढ़ाओ, ठीक है। तो आप ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते उसके अपीयरेंस से कि फॉर एग्जांपल इसने नेल पेंट लगाई हुई है, इसका क्या ही रिश्ता होगा अल्लाह से। भाई क्या नेल पेंट क्या चीज़ है? अल्लाह के और उसके रिश्ते में नेल पेंट का कहाँ से सिनेरियो आ गया? तो मैं दूसरों को भी यही कहती हूँ कि भाई तुम ये उंगली जो एक दूसरों पे उठा रहे हो ना, चार तो तुम्हारी अपनी तरफ हैं, तो अपने आप को देखें पहले। आप दूसरों के लिए आप इस चीज़ पे कह सकते कि यार अपना इखलाक उसके साथ ठीक कर लो, अपने आप को उसके साथ ठीक कर लो। आप दूसरों को इस चीज़ पे पॉइंट आउट करें कि आप हकूकुल इबाद में अपने आप को ठीक करें। असल में हमारे यहाँ जो द पावर ऑफ वर्ड्स थी ना, उसका कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है ना। कलिमतुत तय्यबतु सदक़तुन ना, कि अच्छी बात करना भी जो है ना ये सदका है। इस चीज़ का कंसेप्ट हमारे अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब जब हमने आपसे बात की है कि आपको जो चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं वो कहाँ से करने पड़े हैं, तो आपने कहा है कि सबसे पहले मुझे फैमिली से चैलेंजेस, हालांकि ये तो इंसान का सपोर्ट सिस्टम था, चाहे आपके इन लॉज हो या चाहे जो फैमिली भी हो, ये इंसान का सपोर्ट सिस्टम होता है, फैमिली इंस्टीट्यूशन जो होता है। लेकिन उस चैलेंजेस को फेस करने की रीज़न बसा औक़ात इंसान के डिस्टेंट रिलेटिव होते हैं, जो आपको जो है नार्सिसिस्टिक बिहेव कर रहे होते हैं। एक डिस्टेंट आंटी और एक एनोनिमस बंदा आपकी ज़िंदगी में आपको डिस्करेज करने शुरू कर देता है कि आप ये काम कर रहे हैं, ये काम सही नहीं है। हालांकि कुरान हकीम इस चीज़ की इंतहाई अगेंस्ट है, क्योंकि इस्लाम में जो आप किसी को एडवाइस करते हैं वो कंपैशन की बेस पे करते हैं, वो एम्पैथी की बेस पे करते हैं। कुछ चीज़ होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना। आप जजमेंट दे भी रहे होते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मेथोडोलॉजीज़ होती हैं। हमारे यहाँ मेथोडोलॉजीज़ को ख़त्म कर दिया गया है और उसको एसोसिएट कर दिया जाता है जैसे कि हम जो है ना अद्दीन नसीहत, हम नसीहत कर रहे हैं। अमल बिल मारूफ भी तो मारूफ तरीके से थी ना, वो ऐसे तो नहीं था। मैं इसमें मिसाल देती हूँ कि मैंने सियासत की सारी किताबें पढ़ी हैं। पर्सनली मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने इस्लामिक स्टडीज़ जो दरस निज़ामी है मैंने वो पूरा किया है, एंड उसमें सियासत की सारी किताबें होती हैं, उसमें तफसीर, तर्जुमा और ये सब कुछ, मतलब आप समझ लें कि आलमा हूँ मैं, सही है। तो मैंने जितना पढ़ा है, मैंने कभी नहीं पढ़ा कि हुजूर पाक ने किसी को टोक के या रोक के कहो तुमने नमाज़ पढ़ी है। कभी उन्होंने नहीं टोका, कभी किसी को तनकीद नहीं की, कभी किसी को तनकीद की नज़र से नहीं देखा है हुजूर पाक ने। तो हम उनके उम्मती हो के कैसे किसी को रोक टोक कर सकते? भाई तुम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, तुम काफिर हो। भाई तुमने अभी तक उठे ही नहीं हो, तुमने वज़ू नहीं किया, तुमने ये, एक लिमिट होती है ना। आप अगर अच्छा कह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि हम तो उसको अच्छाई की तरफ बुला रहे हैं, तो अच्छाई से बुलाएं ना। आप टोक क्यों रहे हैं, आप रोक क्यों रहे हैं, आप तनकीद क्यों करें? पता है अभी इस मुआशरे में जो ब्राउन पेरेंट्स या बड़े लोगों को, जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने तनकीद को इतना आम कर दिया है कि जो लोग इस्लाम में पहले से मौजूद थे और जो लोग इस्लाम में मौजूद आ रहे हैं, वो इस तनकीद की वजह से दूर हो रहे हैं इस्लाम से, सिर्फ इस वजह से। और क्रिटिसिज्म भी ना, कहते हैं कि क्रिटिसिज्म आप जब करते हैं ना, जजमेंटल हो रहे होते हैं, तो वो 3 बेसिस पे और होते हैं। या आप सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, या आपकी इग्नोरेंस होती है। तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूसरे पे प्रोजेक्ट करने शुरू कर देते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि इंसान को अपने अंदर के अमराज दुरुस्त करने चाहिए। अगर वो नहीं दुरुस्त हो रहे, एटलीस्ट दूसरों को अपने शर से तो महफूज रखे। हदीस शरीफ में आता है ना, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सबसे पहला तो ज़ुबान का तज़किरा किया गया। तो हर आता जाता बंदा दूसरे को डिस्करेज करना अपना हक समझता है। तो उस चीज़ से हमारी सोसाइटी को बाहर निकलना चाहिए। एक स्ट्रगलिंग सोल जो है ना, उसके मसाइल को समझना चाहिए। इंसान डिफरेंट फेजेस में ज़िंदगी गुजर रहा होता है, उसको कैसे जो है ना एम्पैथी से, कंपैशन से, और किस तरह उसको डील करना है, इस चीज़ के लिए जो है ना स्कॉलर्स को भी बहुत ज़रूरत है और लेमैन को भी बहुत ज़रूरत है कि इस हवाले से बाकायदा उसकी लर्निंग हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर हर एक बंदा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर लेना, आई स्वेयर आधे से ज़्यादा मसले तो ख़त्म हो जाते हैं ऐसे ही, सिर्फ ज़ुबान पे कंट्रोल करने से।
और आपने चैलेंजेस की बात की और बीच में मैंने फैमिली का कहा कि फैमिली चैलेंजेस, तो मैं आपको एक बहुत कॉमन और बुज़ुर्गों की नज़र से देखा जाने वाला जो चैलेंज है वो बताती हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं, अभी मैं आपको अगर अपनी मोस्ट व्यूड या मोस्ट जो अभी तक अच्छी गई है वीडियो, अच्छी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी गई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गई है वो गई है 2 लाख प्लस पे, ठीक है, और वो थी जुनैद जमशेद की वाइफ के साथ, राज़िया जमशेद के साथ। तो उन्होंने उनके साथ जो वीडियो हुई वो हमारी काफ़ी वायरल गई। तो अब तकरीबन 2 लाख लोगों ने वो चीज़ देखी है। किसी ना किसी ने तो कुछ सीखा होगा ना, किसी ना किसी ने तो कुछ सीखा होगा। अभी हमें ये कहा जाता है कि बुराई इतनी आ चुकी है कि आप एक जगह पर बैठ के कितने लोगों को सुधारोगी। हमें इनकरेज नहीं किया जाता ना, हमें तो डिस्करेज किया जा रहा है कि तुम क्या ही कर सकती हो, तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, तुम किस लिए ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। किसी ने सही तो होना नहीं है, किसी ने सीधी राह पर तो जाना नहीं है, हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, तुम लोग क्या ही कर लोगे। एटलीस्ट हम अपना हिस्सा तो डाल रहे हैं। कहा जाता है ना, अगर तालीम के हवाले से हम देखें तो हम कहते हैं कि हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि अगर एक भी बच्चा सही निकल गया, एक भी बच्चे ने सही पढ़ लिया, तो हमारे लिए क़यामत का असासा होगा। वो तालीम फैलाएगा, वो इल्म फैलाएगा, तो हमें उसका इसाले सवाब होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्यों नहीं देख रहे कि अगर एक भी बंदे ने हमारी कोई अच्छी बात अडॉप्ट कर ली तो वो हमारे लिए कितनी अच्छी चीज़ होगी। बिल्कुल ऐसा है। ये चीज़ बहुत कॉमन है। लोग आपको आके कहते हैं कि आप क्या ही कर सकते हैं, आपके पास कितनी थोड़ी ऑडियंस है, आप क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता है इससे। तो ये चीज़ बहुत फेस करने को मिलती है, मुझे पर्सनली खुद भी मिली है। जैसा कि आपने कहा ना कि आपने दरस निज़ामी किया हुआ है, तो मेरा अपना पीछे कॉज यही था कि जब आपने दरस निज़ामी किया हुआ है और आप इस्लामिक स्कॉलरशिप से किसी तरह भी अटैच हैं, तो आपका ये क्या कहते हैं फ़र्ज़ बनता है कि रमज़ान ट्रांसमिशन और जितने ये हमारे यहाँ जो है ना प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे होते हैं दीन के हवाले से, इनको कौन लोग जो है ना क्या कहते हैं डील कर रहे होते हैं। तो इस्लामिक स्कॉलरशिप का काम है कि वो आगे आएँ और इन चीज़ों को डील करें। बिल्कुल। अगर आप डील नहीं करेंगे तो आपके सब्स्टिट्यूट वहाँ पे आएंगे, और ऐन मुमकिन है कि उनके पास दीन का और सोशल लाइफ का वैसा इल्म ना हो जैसा कि एक सोसाइटी को चाहिए। तो वो लोग जो हमें डिस्करेज कर रहे होते हैं कि तुम लोग क्या ही कर सकते हो, और रमज़ान ट्रांसमिशन में अगर कोई एक्ट्रेस आ जाती है तो वही लोग उनको भी तनकीद कर रहे होते हैं कि यार ये तो अभी क्या इसकी ड्रेसिंग थी और रमज़ान के लिए ये करके बैठ गई। ऑब्वियसली आपने एक बंदे को आगे नहीं जाने दिया, वो क्या ही कर सकता था। अच्छा, ऑनेस्टली कुछ चीज़ों का ना प्रोटोकॉल होता है, जैसे कुछ शाइर-ए-अल्लाह हैं या हुदूदुल्लाह हैं। अभी जैसे आप लोग इसकी क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे, मेरा वैसे ज़ाती मेरा ये ख़्याल है कि हुदूदुल्लाह के एतबार से और जहाँ पे दीन की डायनामिक्स को प्रोटेक्ट करने के हवाले से बात आती है ना, उसका दिफ़ा हमें फ्रंटियर पे होके करना बनता है। अच्छा, इसमें ना क्रिटिसिज्म पे मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप क्रिटिसिज्म को एज अ टूल बनाएं, डेफिनेटली मतलब ये तो दीन के ख़िलाफ़ हो जाएगा कि आप वो पर्सनालिटी कैरी कर रहे हैं जो, जैसे अभी इन्होंने हदीस कोट की कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और इसके हाथ से दूसरी पर्सनालिटी, दूसरा मुसलमान महफूज रहे। क्रिटिसिज्म हमारे पास आला नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो क्लासिकल जो स्कॉलरशिप है या जो हमारी यूथ है, उसमें से कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है पूरे माशरे को लगता है कि इसका पोटेंशियल है। असल में जब माशरा ये बात करता है ना कि जैसे अभी आपने कहा कि तुम क्या ही कर लोगी, तो वो आपको हो सकता है ये एक फ़र्द कहे, लेकिन वो एक फ़र्द उस पूरे माशरती सिलसिले की कड़ी है। आपको ये देखना चाहिए कि ये बंदा बात जो कर रहा है इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसकी अपनी कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में। या तो अगर बहुत कोई आप कहें कि साहिल अदीम साहब वाला इंटेलेक्ट लेके फिर रहे हैं या उस जैसी फ़िक्र लेके एक डिफरेंट डायनामिक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर वो बंदा ये बात कहे तो चलो हमें समझ आ सकता है कि हाँ ठीक है। जब काम ही आपने नहीं किया, एक्टिविज़म आपने नहीं दिखाई, आपने एज अ माशरा होल सारों का पोटेंशियल यकसर आपने उसको मुस्तरद किया, आपने उसको डिस्करेज किया है, तो इस चीज़ से ना बड़ी बाज़-औक़ात आप कहें कि डिसअपॉइंट होता है इंसान कि क्या मेरी जगह कहीं पे भी नहीं है। और हमारी जैसे अभी आप दरस निज़ामी की दोनों बात कर रहे थे, दरस निज़ामी इटसेल्फ या जो इल्म है, प्रॉपर 8 सालों की जर्नी है, या जिसने भी अगर PhD स्कॉलर भी है इस्लामिक स्टडीज़ में, MS किया है, BS किया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब प्रॉपर उसकी 18 साल 16 साल या 21 साल आबियारी हुई है, उस पर सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट है, तो वो यकसर ज़ाया हो जाती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि बाज़ औक़ात माशरा वैलिडेट नहीं करता इस चीज़ को। तो क्या आपको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं वैलिडेशन की ज़रूरत होती है?
बिल्कुल होती है। अब अगर मिसाल ले लें तो लोग कहते हैं कि अगर आपने दीन ही फैलाना है तो मीडिया को छोड़कर आप घर में बैठ के मदरसा पढ़ा लें। ये वाकई हम बहुत सुनते हैं। मदरसा आप एक कुछ कम लोगों को पढ़ाते हैं ना, मतलब आपके पास एक अमाउंट होती है, लिमिटेड से लोग होते हैं कि इतने 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं और वही सीख रहे हैं और वही पढ़ रहे हैं। तो मीडिया पे तो आपके पास कितने लोग हैं? अच्छा, एक मीडिया है जिसको हम, कुछ लोग इसको बुरी नज़र से देखते हैं और गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं। अगर हम उसी चीज़ को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अपने अच्छे कॉज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, इसमें प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है, कुछ लोग हिजाब को ना ऑपरेशन के साथ एसोसिएट करते हैं ना, बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या ओपिनियन है आप लोगों की? मैं आपको जीती जागती मिसाल हूँ। अगर सख्ती होती हिजाब में या निकाब में तो मैं मीडिया पे ना बैठी हुई होती। आई स्वेयर मैं अपनी मर्ज़ी से ना आती। अभी भी मैं अकेली आई हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। यहाँ हम काम कर रहे हैं, हम मेल्स के साथ काम करते हैं। अगर फिर भी कोई बंदा कह रहा है ये देख कर के हिजाब और निकाब बंदे को लिमिटेड कर देता है या बंदे को उसके पास ऑप्शंस नहीं रहते, तो भाई फिर आपको कैसे ही समझा सकते हैं। लेकिन मैं कंट्रीज़ में आप देखिए ना, तो वो कहते हैं कि हिजाब जो है वो ऑपरेशन है, और वो कहते हैं ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और हिजाब को ऑपरेशन कहते हैं, और फिर ज़बरदस्ती उनसे हिजाब उतरवाते हैं। हाँ, तो रियल ऑपरेशन जो है वो बेसिकली ये है कि आप किसी से चॉइस, उसकी फ्रीडम ले लेना। बिल्कुल। तो असल तो बेसिकली ये चीज़ थी, तो उन्होंने वो फ्रीडम ले ली है और वो बात ह्यूमन राइट्स की करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में तो अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है, मतलब कि बाज़ औक़ात जब आप काम कर रहे हैं ना, जैसे अभी आपने अपनी पर्सनालिटी का कहा कि मैं एक ज़िंदा मिसाल हूँ, डेफिनेटली बाज़ औक़ात आपको टीम, लोग ये इतने बाहया मिलते हैं, ये इतने अच्छे मिल जाते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में बड़ा करम है अल्लाह ताला का। बहरहाल हर बंदे में कोई आपको डिफरेंट रूहानियत का कोई थोड़ा बहुत तो मज़हर वो होगा। लोगों के लिए ये शॉकिंग भी होता है। हाँ, वो क्यों एसोसिएट करते हैं? हमारे यहाँ कुछ जगहों पे ना कल्चरल पैट्रियार्की है ना, तो वहाँ पे वो लोग जो है ना, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही हैं आजकल कि उन्होंने कहा है तो मैंने निकाब करनी शुरू कर दी है ना, कि देखिए आपने रील की बात कि काफ़ी सारी लड़कियाँ जो है ना वो शादी से पहले निकाब नहीं करती, और जब शादी हो जाती है तो फिर जो है ना अगले बंदे की जो है थोड़ी सी पॉजिटिवनेस का मसला होता है, तो इस वजह से वो निकाब शुरू कर देती हैं। तो कल्चरल पैट्रियार्की की वजह से ना इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो अंडरमाइन किया जाता है ना हिजाब को, तो इसको इस वजह से ऑपरेशन से एसोसिएट किया जाता हो। बिल्कुल ऐसा है, मैंने ये सुना है कि वालिद ने कहा या इस तरह से कहा। सो मैंने जो निकाब स्टार्ट किया, मैंने पढ़ाई के दौरान स्टार्ट किया, और मैं 19 साल की थी तब जब मैंने निकाब और ये सब पर्दा स्टार्ट किया था। और मैंने पढ़ाई से इंस्पायर होके, यानी मैंने पढ़ के सीखा था और फिर मैंने अप्लाई किया ख़ुद पे। अभी मेरी छोटी बहन है, उसने दरस निज़ाम नहीं किया, वो कॉलेज में है। उसने मुझे देखा है एंड वो 16 साल से कर रही है। वो जब 16 साल की थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 18 साल की है। मैंने उसको कभी नहीं कहा आज तक कि तुम निकाब करो या तुम अबाया करो। मेरे वालिद ने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम अबाया करो या निकाब करो। हम लोग मॉडेस्ट ड्रेसिंग करते हैं। ऑब्वियसली कश्मीरी जो लोग होते हैं वो एक उनकी चादर होती है, लंबी सी बड़ी सी चादर होती है, उसमें होते हैं। बट हमें कभी किसी ने कहा नहीं है कि तुम ये करो। ये हमारी अपनी चॉइस थी, हमने ख़ुद सीखा है और हमने ये पहचाना है कि ये अल्लाह का हुक्म है और हमने ये करना है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम लोग जो है ना आंखों का पर्दा करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। और मैंने भी बात की थी कि स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क ये है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कोई आउटवर्ड मैनिफेस्टेशंस भी तो होती हैं। जैसे आपके इनर बिलीफ होते हैं ना, ईमान और इस्लाम की हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी कि ईमान जो होता है आपके इनर कन्विक्शंस होते हैं, और उसकी आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन या रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो आपके आमाल होते हैं, आपका इस्लाम होता है। जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, आप ज़कात देते हैं, वो इनर बिलीफ के ऊपर करते हैं। तो इसी तरह जब आप कहते हैं कि मतलब अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दे दिया है जो मेरी ज़ात से मावरा है, तो आप ये बात कबूल कर लेते हैं कि यार मुझे अब क्या करना है, आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन भी शो करनी है और मुझे इस चीज़ को मेंटेन करना है। अच्छा, नहीं, जो लोग कहते हैं ना कि आंखों का पर्दा होता है, निकाब करके क्या फ़ायदा, आंखें तो दिख रही हैं। सहाबियात के बारे में क्या कहेंगे? आंखों का पर्दा बेसिकली यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना से मतलब मेरा तो मतलब मुझे लगता है कि इससे मुराद ये थी कि आपका एक पूरा जो वर्ल्ड व्यू है ना, आपका माइंड सेट है, आप उसको कॉन्शियसली अवेयर करें। आपने माइंड सेट को समझाएं कि वही बात ना कि टेरिटरी वाली बात, ये आपकी टेरिटरी है ये नहीं है, हलाल हराम की तमीज़ आपको है कि नहीं है, बेसिक। अगर हम अपनी गुफ्तगू को ऑनवर्ड्स लेके चलें तो हम फेमिनिज्म की डिस्कशन करते हैं। फेमिनिज्म जो है, इज़ देयर एनी क्लैश बिटवीन फेमिनिज्म एंड इस्लामिक फेमिनिज्म और इस्लाम? अच्छा, अब हम फेमिनिज्म को देखते हैं तो वहाँ पे उनकी जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है वो औरत की मोडेस्टी पे है और जेंडर रोल के ऊपर है और कंसेप्ट ऑफ क़वाम पे है ना। और क़वाम में वो जेंडर रोल्स पे कहते हैं, वो जेंडर रोल्स की इक्वालिटी की कायल हैं।
हम लोग कहते हैं ना कि जेंडर रोल जो है वो मतलब उसको मिले हुए हैं तो उसके प्रिविलेज हैं, इसको मिले हुए हैं तो इसके प्रिविलेज हैं, लेकिन बेसिकली जेंडर रोल्स जो है ना मेरा, वो इक्वालिटी बेस्ड नहीं है, वो एक्विटी बेस्ड है। और इस्लाम वो वाहिद थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, रिलीजियस फ्रेमवर्क है जो आपको एक्विटी देता है एक औरत को। बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, वैसे हो सकता है ये बात थोड़ी कहने में फ़नी लगे, अभी जैसे बकरा ईद आ रही है, अगर इक्वालिटी चाहिए होगी तो मेरा ख्याल है फिर हम भी कसाई बने, हम भी फिर वो बिल्कुल लम्बी वाली काम वैलिड करें। बात है बिल्कुल। हाँ, जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी और मॉरली जो है ना औरत और मर्द में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखता। हाँ। लेकिन जेंडर रोल्स के हवाले से जो है ना उसने कुछ रोल्स रखे हुए हैं, कुछ औरत के रोल्स हैं, कुछ क्या कहते हैं मर्द के रोल हैं, तो उसने उसको डिफाइन किया हुआ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा कौन सा टाइम हुआ कि हमारे अंदर ये चीज़ इन्फ्लेक्ट कर दी गई है सोशल मीडिया से या मीडिया से कि ये चीज़ जो है ना, ये वाला रोल जो है ये प्रिविलेज है और ये अंडर प्रिविलेज है। आपने देखा है आज तक कभी कोई मर्द जो है इस चीज़ पे लड़ रहा हो कि मुझे भी क्या कहते हैं बराबर के हुकूक चाहिए, मुझे भी वो हुकूक चाहिए जो औरत के हैं। हाँ, वो आराम कर रही है घर पे, मैं क्यों कमाऊँ, वो कमाए और मैं आराम करूँ, कुछ ऐसे भी हो सकता है ना। अल्लाह ताला ने तो बहुत ज़्यादा औरतों को हुकूक दिए हैं, और मुझे लगता है कि जो लोग फेमिनिज़म के नाम पर निकले हैं, असल फेमिनिज़म ये है ही नहीं। जो चीज़ें कर रहे हैं ना, ये फेमिनिज़म नहीं है, ये उन्होंने फसाद डाला हुआ है माशरे में। अभी आप देखें कि मुझे लगता है कि जहाँ पर लोगों को मौका मिला है ये सब करने का और निकलने का, और फेमिनिज़म नाम की ये चीज़ जो है बाहर निकालने का, वहाँ से मिला है कि जब जिन लोगों के पास शऊर नहीं था, माँ बाप के पास, उन्होंने बराबरी नहीं की अपने बेटों और बेटियों में। जब उन्होंने लोगों ने देखा और जब बेटियों को दफन करना स्टार्ट किया, तब वो तो इस्लाम से पहले की बात है। इस्लाम के आने के बाद तो हुजूर पाक ने बेटियों को कितना दर्जा दिया है। हुजूर पाक की अपनी बेटियां थी, हुजूर पाक हज़रत फातिमा जब एंटर होती थी तो हुजूर पाक खड़े हो जाते थे। कोई बात ना, एक मुसलमान का तो फेमिनिज्म के मूवमेंट से इंस्पायर होना बनता ही नहीं है, क्योंकि आज से 1400 साल पहले उसकी वुमेन राइट्स को एड्रेस किया गया प्रॉपर, उसको इनहेरिटेंस में उसको प्रॉपर जो है शेयर दिया गया, वो प्रॉपर्टी ऑन कर सकती है, उसके हवाले से निकाह का हक उसको दिया है, कंसेंट उसको मिली है, उसको खुला का हक मिला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उस सोसाइटी में औरत के लिए नहीं थी, वो चीज़ें औरत को उस टाइम में प्रोवाइड की गई हैं। जो ऐसे बाज़ मुआशरे हैं या बाज़ जगह हैं, बाज़ इलाके समझ लें, जहाँ पर अभी तक तालीम नहीं है और वो निकाह से पहले औरत से नहीं पूछते, वो उसको विरासत में हक़ नहीं देते, तो वो लोग कहते हैं कि ये भी तो मुसलमान हैं, इन्होंने इस्लाम पढ़ा हुआ है ना, तो ये देखें इनकी हरकतें। उन्होंने इस्लाम नहीं पढ़ा हुआ, वो इस्लाम को जानते नहीं हैं। उन्होंने इस्लाम पढ़ा होता तो उन्हें पता होता कि विरासत में लड़कियों का हक़ है, निकाह में औरत से पूछे बगैर उसका निकाह नहीं कर सकते आप, ये भी उन्हें पता होता। इस वक्त हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है ना, वो हदीस में आता है ना, इसकात हुआ इज़्न हुआ ना, उसकी खामोशी जो है वो उसकी इजाज़त है ना। और ये जो साइलेंट अप्रूवल जो बना दिया गया अपने आप से कि उसको समझा दिया, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, उसके बाद पीछे से आता है जी यस हो गई है, साइलेंट अप्रूवल। ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ा जुल्म है। उन माँ बाप से भी पूछ होगी इस चीज़ की। मैं कहती हूँ कि अभी अगर मेल मुझे सुन रहे हैं और उनको लगता है, माएँ भी ठीक है, उनको लगता है कि उन्होंने अपनी बेटियों के या बेटों के साथ अच्छा किया है, अगर उनके नज़रिए में ऐसा है, जो कि मे बी ना भी हो, उन्होंने अच्छा ना भी किया हो, वो सिर्फ खुद से ये चीज़ पूछे कि अगर महशर में अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि आपकी बेटी आपसे खुश है या आपका बेटा आपसे खुश है, तो क्या वो इसका क्या जवाब देंगे। वो सिर्फ अगर इस चीज़ को सोच लेना तो आधे से ज़्यादा चीज़ें हल हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। शादी में औरत की कंसेंट जो है वो ऑप्शनल नहीं है, वो कंपल्शन है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी सोसाइटी में इसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। कंसेंट क्या होता है कि उसको पहले जो है ना बता दिया जाता है कि आपने यस और नो कहना है, और बाद में कहते हैं कि कंसेंट आ गई है। पता है कैसे कहते हैं, मैं बताती हूँ। पहले उनसे पूछा जाता है कि हम तो आपकी मर्ज़ी पूछ रहे हैं, हम आप पे कोई चीज़ मुसल्लत नहीं कर रहे, और फिर वो इमोशनल करते हैं। उनको जब पता होता है कि आप सख्ती नहीं कर सकते, ज़ाहिर है सख्ती की तो फिर आपके ऊपर एक वो टैग आ जाएगा कि सख्ती में शादी करवाई है, तो वो उनको इमोशनली इतना ब्लैकमेल करते हैं कि बेटियां बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। अगर एक बेटी अपने बाप को रोते हुए देख ले, वो अपनी सब चीज़ें माफ़ कर देगी, सब चीज़ें छोड़ देगी। बिल्कुल। माँ बाप तो आउटराइट थ्रेट्स नहीं देते, ये चीज़ें यही इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। तो ये चीज़ फिर बाद में बंदा कहता है हमने तो आपसे पूछा था। तो फिर इस हदीस को कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि उसकी खामोशी उसका इज़्न है?
असल में वो खामोशी तो और चीज थी, उस खामोशी का मतलब ये तो नहीं था कि शर्माना। हाँ जी, वो हया वाली अच्छा खामोशी अच्छा थी। अच्छा। कि वो शर्मा गई है, वो उठ के चली गई अंदर। अच्छा, हाँ ड्रामों में ये भी दिखाते हैं कि वो उठ के अंदर चली गई, गुस्से में गई है तो कहते हैं हाँ भाई शर्मा गई है। हाँ जी। नहीं, आपको औरत है ना, कोई औरत जाके उससे पूछ ले, वो मर्द के सामने नहीं बोल हमारी सकती। सोसाइटी रवैयों को इंटरप्रेट नहीं कर सकती, बिल्कुल। हमारी सोसाइटी से ज्यादा रवैये बिहेवियर्स को कोई बंदा इंटरप्रेट कर। सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल, ये वाकई वो खामोशी नहीं है। अब जैसे ना अभी सुबह हम बात कर रहे थे कि आजकल कुछ ड्रामाज ऐसे ऑन एयर हो रहे हैं कि नाऊज़ बिल्ला वो एक सिग्मा मेल होगा, हीरो होगा, आपके तो जहन में आ गया होगा कौन आ रहा है हमारी फीड में। तो अब वो इतना अल्लाह माफ़ करे हैरेसिंग और अब्यूज़िव किस्म का ना, इमोशनली ज़ाहिर है वो मुक्के तो नहीं मारेगा, लेकिन वो ऐसे सिग्मा मेल बना होगा कि सारा लोगों को लगता है कि बोल्ड रोमांटिसिज्म इस बंदे से टपक रहा है बिल्कुल। बार बार उसको ही ना। आप 14-15 ड्रामा में उसी सेम लीड में, अब वो पता है क्या, अब लोगों का सबकॉन्शियस लाशऊर तैयार हो चुका है कि हाँ एक ऐसा मेल होता है। आप वो थोड़ा सा अगर हैंडसम होगा, थोड़ा सा अगर उसकी फ्रेंच बेड होगी, आप चलो उसके साथ गुजारा कर लेंगे। अभी मैं आजकल एक वो अल्लाह माफ़ करे, अब शायद बात किसी और तरफ निकल रही है, करना चाहिए कंटिन्यू इस बात को? हाँ हाँ ठीक है, चले। अभी एक ना, खैर मैं तो खैर ड्रामा तो नहीं देखती, लेकिन शायद सोशल मीडिया का एल्गोरिदम शायद इतना मनहूस हो चुका है आजकल, अल्लाह माफ़ करे। एक वो क्लिप था कि शौहर जो है वो अपनी बेगम के मतलब अपने भी कलाई में हथकड़ी बांधी हुई और बेगम की भी ना। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या ही पता कि माशरे में ऐसा होता होगा, लेकिन अभी लोग ना इसको रोमांटिसाइज कर रहे हैं और लोग शायद उस मेल लीड एक्टर की शक्ल के पीछे ये लड़कियां फिदा हो रही हैं, और आप यकीन करें कमेंट्स आप रख रही हैं कि इनकी हैप्पी एंडिंग हो। अच्छा देखिए, वो लड़की फिर आखिर में ना, अब वो जी भी रही है, वो उसके साथ कर रही है। एग्जैक्टली वो उसके साथ घूमने फिरने भी जा रही है, बाजू बांधा हुआ बकरे की तरह। लेकिन आप क्या बताना चाह रहे हैं, ये वो खामोशी है आपका इज़्ज़त है, ये वो खामोशी जो आपकी इजाज़त है, आप बीच में से खुश हैं? ऐसा तो नहीं होता। एक अब्यूसिव रोल कभी भी हीरो नहीं हो सकता। आप पूरा मुआशरा ऐसी चीज़ों को हीरोफाई करता है, ऐसी चीज़ों को सिग्मा बना के हमारे मीडिया ने ये सब किया है। अजीब बात है ये तो उन डायरेक्टर्स और उन मीडिया वालों को सोचना चाहिए कि वो मुसलमान हैं और वो इस्लामिक कंट्री को एक रिप्रेजेंट करें कि पाकिस्तानी ड्रामे हैं। साहिबा वो इस्लाम का बाद में सोचेंगे, पहले वो मुआशरे TRP कंटेंट एग्जैक्टली पहले वो अपनी सोसाइटल वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को देख लें कि आप मतलब क्या कर रहे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल हम व्यूअर्स को ये चीज़ें डिसेंसिटाइज नहीं करनी चाहिए। ये तो ऐसे एक्टर का और ऐसे एक्टिंग रोल्स का बैन होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो आपके ऑफिशियल लीगल जो कैमरा वाले जो सिस्टम है, ये पता नहीं क्या कर रहा है। ये चीज़ें इंतहाई ख़तरनाक हैं, और आप मर्दों का भी सबकॉन्शियस ऐसा तैयार करते हैं कि आप मतलब हाँ देयर सम वे कि यू कैन ट्रीट योर वाइफ लाइक दिस वे। बिल्कुल। अगर इसका इन्फ्लुएंस आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि अभी जो वॉर हुई, इसमें जो PF के थे आई गेस औरंगजेब, बिल्कुल आप देखें कि लड़कियों ने हालत क्या बनाई है, और जहालत देखें, कितनी इमोडेस्ट अप्रोच, और मतलब आप क्या हो गया था। अब्बू की उम्र के वो हैं उनके, और उनकी हरकतें देखें उनकी कैसी हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देखी है मीडिया पे। अभी इमोशनल मैच्योरिटी हमारी सोसाइटी में, माय गुडनेस, कुछ ऐसे मैंने पेजेस देखे हैं इंस्टा पे, शुक्र है कि मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, लेकिन इंस्टा पे देखे हैं। आप यकीन करें मतलब वेटरन एज के बंदे होते हैं। अच्छा वो डांस कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, और नीचे लड़कियों के कमेंट्स में देखती हूँ, वो तो मतलब 50 लड़कियां उनको शुगर डैडी बना के बैठी होंगी। हाँ, हालांकि उनकी मौसूफ की अपनी 3 बच्चियां होंगी अपने। मतलब आप नाच रहे हैं जिसको मरगूब करने के लिए, अगर आगे से जो है ना वो लड़कियां भी इतनी बेचारी इमेच्योर और इमोशनल पता नहीं किस फैंटेसी में फंसी हुई हैं, वो एक मतलब 45-55 साल के बंदे से मतलब बेचारी तो वो भी नहीं है, क्योंकि उनके कंट्रोल में है कि वो क्या देख सकती हैं क्या नहीं। अगर मीडिया ये दिखा रहा है तो एक तरफ मीडिया एक गलत चीज़ दिखा रहा है, दूसरी तरफ अच्छी भी चीज़ दिखा रहा होगा। तो आपके माइंड में क्या है शौहर को लेके, या आपके माइंड में एक मेल बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने अगर क़वाम आपके लिए रखा है, कोई स्पेसिफाई किया आपकी डेस्टिनी में है एज अ शौहर, तो फिर आपने जो अपना सबकॉन्शियस बनाया है, आपने जो अपना एक मेरिट बनाया कि जिस बंदे को आप पसंद कर रही हैं, आप क्या वो वाकई रियल लाइफ में चाहेंगी? आप उसके साथ गुजारा नहीं कर सकती। मैं आपको बताती हूँ ना, लोग कोरियन सीरीज़ देखते हैं, कोरियन ड्रामाज देखते हैं, उन्होंने हमारे स्टैंडर्ड इतने हाई कर दिए हैं, इन रियल हमें वो नहीं मिलता, और हम अपने रिश्ते में उस चीज़ को ढूंढते ढूंढते हमें
बरसों लग जाते हैं बिल्कुल, और हम अपना रिश्ता डिस्ट्रॉय कर देते हैं इस चीज में। ये आपने ठीक कहा। लड़कियों को इतना स्टैंडर्ड हाई नहीं करना चाहिए। हाँ, बेसिक चीजें आपकी हाई होनी चाहिए। एक तरफ ये स्टैंडर्ड्स है ना, और दूसरी तरफ अगर सोसाइटी की रियलिस्टिक आप पिक्चर देखें ना, तो वहाँ पे ये है कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त इमोशनली अनअवेलेबल इतने ज़्यादा मखलूक़ात फिर रही हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। शादी हो जाती है, उसके बाद जो है ना, पहले उनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो अपने घर वालों को बता सकें कि उसमें इंटरेस्टेड हैं या ऐसा कुछ सीन है। तो जैसे ही शादी हो जाती है तो उसके बाद जो है ना, मौसूफ या मौसूफ़ा को याद आता है, ऑब्वियसली मौसूफ को याद आता है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड थे। और फिर वो और पहली दफ़ा वैसे मैंने शादी को लेके एकेडमिक स्टडी इस सेमेस्टर में पढ़ी है और मुझे ये पता लगा है कि इस सिचुएशन में शादी हराम है। लोगों को लगता है सुन्नत है, वाजिब है, करो ही करो। ये वाली अनअवेलेबल बंदा जो ना, उसको बिल्कुल अलाउ नहीं है कि वो शादी करे। हाँ, साइकोलॉजिकली चलो अगर हुर्मत बहुत आगे जा रही है उसके लिए कम से कम मकरूह है। अभी वो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करे, वो एक रूह लेकर आ रहा है अपने साथ। बात ये है ना कि इंसान को अपने नसीब के हवाले से बहुत प्रोग्रेसिव होना चाहिए। पहली बात है कि उसने गलती की है पास्ट के अंदर, और उसके बाद वो उस पर मुसर है कि भाई वो मेरी ठीक चॉइस थी। इंसान को अपने नसीब के बारे से बहुत प्रोग्रेसिव होना चाहिए। पहले इंतज़ार करना चाहिए। अगर इंसान अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा हुआ है तो आप उससे शादी के लिए जो है अप्रोच करें। अगर नहीं हो सकता तो जो है ना, डिस्टेंस जो है ना, वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। और इमोशनल अनअवेलेबल बंदा जो होता है, ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा जो है एक नार्सिसिस्टिक जो है ना एलिमेंट है। मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँगी, मैंने ये बात बहुत बार बोली है, इन रियल भी बोली है बहुत बार, कि एक मर्द का कसूर मुझे नहीं लगता इतना है। देखिए, एक बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा हो रहा है, माँ का हक है, माँ का काम है कि उसकी अच्छी तरबियत करे। वो बड़ा होता है तो बहन का काम है कि वो औरत से मुतल्लिक उसे चीज़ें बताए। जैसे जो हमारे सबसे छोटे भाई होते हैं, जो बहनों के हाथों बड़े हुए होते हैं, उनको और माओ के हाथों बड़े हुए बच्चों में आप फ़र्क देखते हैं। होता है, लड़कों में कितना डिफरेंस होता है। बहन को चाहिए, फिर आगे बीवी आती है, तो बीवी तो वो एक चीज़ जो लेकर चल रहा है उसमें आ रही है ना। बेसिक तो एक औरत का ही है। इसीलिए मैं ये चीज़ कहती हूँ कि अगर आप निकाह के लिए अप्रोच कर रहे हैं किसी को, आप उसकी वेल्थ ना देखें, उसकी सूरत ना देखें, आप उसकी सीरत देखें, आप उसकी इल्म देखें, क्योंकि उसने आपकी नस्ल को आगे लेकर जाना है। आप उसकी सूरत पे आकर अगर आप उसको घर ले आते हैं ना, आपकी नस्ल ख़राब हो जाए, आपको कैसा लगेगा? पहली चीज़ तो सबसे मेन जो सबसे एक पहला पॉइंट तो यही है कि अपने लिए जब इंतखाब करें अपनी बीवी का या अपने शौहर का, तो उसके अंदर इल्म होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। बिल्कुल, आप अपनी औलाद के साथ खुद गलत कर रहे हैं। आपकी औलाद का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो पहली बार आ रहा है इस दुनिया में। कि वो आपके लेगेसी को आगे कैसे लेकर जाएगी। मेरे उस्ताद हैं मुफ्ती साहब, यही कहते थे कि जब तुम किसी औरत को देखने जाओ तो उसको इस नज़र से देखना कि उसने तुम्हारी नस्ल को आगे लेकर जाना है। उसको कभी इस नज़र से ना देखना कि वो तुम्हारी बीवी बनेगी और तुम उसके साथ कैसे लगोगे और ये वो। तुमने अपनी नस्ल का सोचना है उस टाइम। बिल्कुल,